नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विराट मौर्य। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी इस पृथ्वी पे बहुत सी प्राचीन और महान सभ्यताएं हुईं। उनमें से कुछ सभ्यताओं का वर्णन अब केवल इतिहास की किताबों में मिलता है। मूल रूप से धरती पर से अब वह ख़त्म हो चुकी हैं या हमलावरों द्वारा उन संस्कृतियों और सभ्यताओं का विनाश कर दिया गया। जो सभ्यताएं हमलावरों की मार नहीं झेल पाई, वो सभ्यताएं अब केवल इतिहास की किताबों तक सीमित रह गई हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन है और भारतीय संस्कृति को दुनिया की महान संस्कृतियों में गिना जाता है, जिसने मानव कल्याण के लिए काफ़ी योगदान दिया। भारतीय संस्कृति का अधिकांश भाग आज भी सुरक्षित है और पूरी दुनिया में आज भारतीय संस्कृति फल फूल रही है। लेकिन भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए भारतीय शासकों और वीरों ने अतुल्य बलिदान दिया और विदेशी हमलावरों से हजारों सालों तक मुकाबला किया, जिसके बाद ही आज भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मौर्य शासन काल की और जानेंगे किस तरह मौर्य शासकों ने विदेशी हमलावरों को अखंड भारत यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर रखा और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की। मौर्य शासन से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें उस समय 16 महाजनपद कहा जाता था। हर राज्य की अपनी अलग सेना और प्रशासन नीति होती थी। बाहरी हमलावर हमेशा एक विशाल और अनुभवी सेना के साथ इन राज्यों पर एक एक करके हमला करते थे, जिस कारण इन छोटे राज्यों को हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि छोटे राज्यों के सैनिक आसानी से हार मान लेते थे। इस विषय में राधा कुमुद मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं, काफ़ी छोटे राज्य अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग को युद्ध के मैदान और राष्ट्रभक्ति की भावना के चलते ये सैनिक आखिरी दम तक अपने राज्य की सुरक्षा करते थे। कुछ राज्यों की महिलाएं तक तलवार के साथ विदेशी हमलावरों का मुकाबला करती थी। इतने संघर्ष के बाद भी छोटे राज्य अलेक्जेंडर के विरुद्ध युद्ध क्यों हार रहे थे, इस विषय में राधा कुमुद मुखर्जी क्या लिखते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। जब एक राज्य अलेक्जेंडर के विरुद्ध लड़ता था तो उसके आसपास के राज्य अक्सर बेपरवाह और मूक दर्शक बने रहते थे, क्योंकि उनका आपस में कोई तालमेल या सुरक्षा समझौता नहीं होता था। इस बात का सीधा फायदा विदेशी हमलावरों को मिलता था। इसके साथ ही अलेक्जेंडर की सेना ज़्यादा अनुभवी और प्रशिक्षित भी थी। ये सारी स्थिति देखकर आचार्य चाणक्य ये समझ गए थे कि जब तक भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहेगा, तब तक भारत पर विदेशी हमले होते रहेंगे और छोटे राज्यों के लिए शक्तिशाली विदेशी हमलावरों को हराना असंभव होगा। आचार्य चाणक्य छोटे छोटे राज्यों और जनपदों को आपस में जोड़कर एक विशाल अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। चाणक्य का मानना था कि अखंड भारत पर एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन हो, जिसके आदेश पर पूरे भारतवर्ष की सेना विदेशी हमलावरों का सामना करे और हमलावरों से अखंड भारत की सुरक्षा करे। आचार्य चाणक्य के इस सपने को पूरा किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली अखंड भारत का निर्माण किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त ने ग्रीक सिल्यूकस नेक्टर को हराया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य और सेलूसिड साम्राज्य में डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए। इस संधि के साथ काबुल, कंधार, हेरात, बलोचिस्तान और पर्शिया के कुछ भागों का विलय मौर्य साम्राज्य में हुआ था। साथ ही सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, जिससे यह संधि और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बिंदुसार और तीसरे सम्राट अशोक के शासन में भी मौर्य और सेलूसिड एम्पायर के संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे। चंद्रगुप्त के साथ बिंदुसार और सम्राट अशोक के शासनकाल में भी सेलूसिड एम्पायर ने कभी दोबारा भारत पर आक्रमण नहीं किया था। इस समय काल में मौर्य साम्राज्य दुनिया का एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था, जिस कारण किसी भी और विदेशी हमलावर ने भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। मैं आशा करता हूँ ये एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।